हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द मेंटर फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं अविरल तिवारी आपके लिए लेके आता हूं इंटरेस्टिंग इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमी की क्लासेस, जहां पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके आगे चल के हम डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे होंगे। जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो प्रीलिम्स के बाद हो जाएंगे। अभी के लिए जस्ट एक वार्म अप सेशंस के रूप में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसी प्रैक्टिस में आज की तीसरी क्लास होगी, और तीसरी क्लास है डिमांड के बारे में कि आखिर डिमांड होती क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या कहते हैं। इनके बारे में आज हम पढ़ रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आई होप आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी, आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच हो सके, लोग यहाँ तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और वो है डिमांड के बारे में, यानी कि डिमांड क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिमांड के बारे में जानेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले जो जानना जरूरी है वो है कि हमारी डिमांड क्या होती है। देखिए, जब हम बात करते हैं डिमांड की, तो डिमांड जो है बेसिकली दो कंपोनेंट से लेके बना होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मांग क्या होती है, डिमांड क्या होती है, तो आप जनरली बोलोगे कि भाई हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, वही हमारी डिमांड है। भाई मेरी डिजायर है कि हमको एक लैम्बोर्गिनी लेनी है, हमारी डिजायर है हमको एक लैंड क्रूजर लेनी है, तो अब हमारी वो डिजायर हो गई। ठीक है, लेकिन क्या सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ डिजायर के बलबूते पर डिमांड क्रिएट की जा सकती है मार्केट में? क्योंकि भाई मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो मार्केट रन होगी। तो अब सिर्फ डिजायर के बेसिस पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि डिमांड क्रिएट की जा सके। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि भाई मैं एक रॉल्स रॉयस ले लूं। ठीक है, रॉल्स रॉयस ले लूं जो आपकी 4 करोड़ 5 करोड़ की आ रही होगी। अब रॉल्स रॉयस लेने का मन तो मेरा बहुत है, जेब में चवन्नी नहीं है, मेरे पास मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है 25 पैसा। अब इस 25 पैसे को लेकर रॉल्स रॉयस चले जाऊंगा लेने। क्या और मान लीजिए जला जाऊंगा या नहीं जाऊंगा तो बात की बात है, क्या रॉल्स रॉयस वाले मेरे लिए मेरी डिजायर के आधार पर डिमांड क्रिएट कर देंगे? डिमांड क्रिएट करके वो प्रोडक्शन कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्शन तभी करेंगे जब उनको पता होगा कि दिस पर्सन हैव द कैपेबिलिटी ऑल्सो। यानी कि यहां पर ये जरूरी हो जाता है कि हमारे पास डिजायर तो हो, लेकिन डिजायर के साथ साथ कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब रोल्स रॉयस की कंपनी को ये पता होना चाहिए कि भाई इस पर्सन के पास 5 करोड़ रुपए हैं, अगर हम इसके लिए प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन वेस्ट नहीं जाएगा, और ये पैसा लेके आएगा सामान को खरीदने। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ भी हो जाएगा, रैंडमली कुछ नहीं होगा, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा यही है कि भाई डिजायर और कैपेबिलिटी के बीच का यहाँ पर फर्क आपको समझना होगा। इज इट क्लियर? फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ भाई, देखिए, डिजायर का मतलब क्या होता है, व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं। ठीक है, और कैपेबिलिटी ये डिसाइड करती है कि आइदर वी विल कैपेबल इनफ टू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट। क्या हम उस चीज को खरीदने में सक्षम हैं या नहीं है, क्या हमारे पास उतनी कैपेसिटी है कि हम उसको खरीद सके या नहीं खरीद सकते। तो ये डिजायर और कैपेबिलिटी के बीच का फर्क होता है। इज इट क्लियर? तो अब डिजायर और कैपेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक चीज और समझने वाली है, इन दोनों में इंटरडिपेंडेंसी बहुत बड़े स्केल पर होती है। मतलब क्या है, इसको हम समझाते हैं। इंटरडिपेंडेंसी बहुत लार्ज स्केल पर होती है। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब यह है कि मैंने ये तो कहा कि डिजायर के साथ कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि कैपेबिलिटी के साथ साथ डिजायर होनी चाहिए। अब इसका अपोजिट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास कमरों में रुपया भरा भरा हुआ है ना, रूम में जो है एकदम पैसे भरे हुए हैं, नोटों की गद्दियां गड्डियां पड़ी हुई हैं, सोने चांदी के बिस्कुट पड़े हुए हैं। ठीक, लेकिन हमारे अंदर इच्छा किसी चीज की नहीं, हम मोह माया त्याग चुके हैं, हम संत बन चुके हैं। अरे क्या होता है, इससे क्या मिल जाएगा, गाड़ी खरीद के क्या कर लेंगे, लग्जरी लेके क्या कर लेंगे, जीवन में कुछ लेना नहीं। मतलब ऐसा इंसान है कि जिसके अंदर डिजायर मर चुकी है। मतलब उसकी कैपेबिलिटी तो बहुत सारी, लेकिन उसकी डिजायर मर चुकी है। तो अब अगर उसके अंदर डिजायर ही नहीं है, तो वो मार्केट में डिमांड कहां से क्रिएट करेगा? ठीक है भाई, उसके लिए आदमी बना के भी क्या करेगा, जब उसको पता है यार ये तो बड़ा वैसा आदमी है, इसको कुछ भी दे दो इसको सब चलता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई डिजायर नहीं है, कैपेबिलिटी है, पैसा है, पर डिजायर नहीं। तो यहां पर ये चीज समझने वाली होती है कि डिमांड जो है दो चीजों से मिलकर बनी होती है, वन इज डिजायर एंड अनदर वन इज कैपेबिलिटी। तो डिजायर और कैपेबिलिटी दोनों के साथ मिलकर यहां पर काम करना होता है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंसी होती है। यानी कि डिजायर अलोंग विद कैपेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी अलोंग विद डिजायर क्रिएट्स द डिमांड इन द मार्केट। ये तो हो गया डिमांड का कॉन्सेप्ट, मतलब क्या होता है डिमांड। अब आते हैं और आगे चलते बात करते हैं द लॉ ऑफ डिमांड की। अब ये जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है,
इसको दिया गया था करीब करीब 1890 में, एज अ थ्योरी इसको 1890 में दिया गया था लॉ ऑफ डिमांड के साथ। लॉ ऑफ डिमांड के साथ 1890 में, 1890 में अल्फ्रेड मार्शल नाम के एक व्यक्ति थे, अल्फ्रेड मार्शल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको दिया था। अल्फ्रेड मार्शल ने यहाँ पर क्या दिया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया था, यानी लॉ ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल इन द ईयर 1890। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? तो इसके लिए हम एक चार्ट बना देते हैं, एक चार्ट मान लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन हमारी ये हो गई, एक लाइन हमारी हो गई, लॉ ऑफ डिमांड है तो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग आ गया। ठीक, के बाद एक हम ब्रोकन लाइन ले लेते हैं, ब्रोकन लाइन लिया यहाँ, ब्रोकन लाइन लिया यहाँ, ब्रोकन लाइन पर ठीक, क्लियर। अब इस चार्ट को देखते हैं, ये हो जाता है हमारा प्राइस और ये हमारी हो गई। देखिए लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, लॉ ऑफ डिमांड एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ प्राइस विद द क्वांटिटी, और ये कहता है कि अगर हमारी बाकी सभी चीजें कांस्टेंट रहती हैं, यानी कि इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, कई बुक्स में आपको ये सेटेरस पेरिबस भी मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है, सेटेरस पेरिबस, सेटेरस पेरिबस, यानी कि अगर बाकी सभी चीजें कांस्टेंट रहती, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर हमारे यहां पर प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए इसको P1 प्राइस ले लें, इसको P2 प्राइस ले लें, तो P2 प्राइस पर Q2 क्वांटिटी, P1 प्राइस पर Q1, ठीक है। अब यहां पर ये समझिए, मतलब यहां पर लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर हमारे प्राइसेस इंक्रीज होंगे, अगर हमारे प्राइसेस P1 से P2 जा रहे हैं, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो Q1 से रिड्यूस होके Q2 पर आ जाएगी, यानी कि जैसे जैसे हमारे प्राइसेस इंक्रीज होंगे उसके रिस्पेक्ट में जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। भाई ऐसे समझिए, मान लेते हैं आप 100 रुपए कमाते हो, अब आप 100 रुपए की सैलरी आपके अकाउंट में आज क्रेडिट हो गई और आप बाजार जा रहे हो, आपने सोचा था कि अगर 20 रुपए किलो पर हमें जो है लौकी मिल रही होगी, ठीक है, चलिए रख लेते हैं, बॉटल गार्ड रख लेते हैं, अब 20 रुपए किलो पे मिल रही थी हमको, तो हमने सोचा था कि हम 5 किलो ले लेंगे क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है 20 × 25, आपका 100 रुपीज में 5 लौकी आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप बाजार पहुंचे आपको पता चला कि लौकी जो है महंगी हो गई, वो 25 रुपए की हो गई है। अब क्या होगा कि आपके पास कैपेसिटी तो 100 रुपीज की थी, लेकिन आपकी जो परचेजिंग पावर है वो डिक्लाइन हो गई, यानी कि जो लौकी पहले 20 रुपए की थी उसके प्राइस बढ़ के 25 के हो गए हैं, यानी कि जहां आप 20 रुपए में 5 लौकी ले पाते, अब आप 25 रुपए में सिर्फ 4 लौकी ले पाओगे। दैट मीन्स द क्वांटिटी डिमांडेड हैज बीन रिड्यूस्ड, मतलब जो आप 20 रुपए में ले सकते थे अब उससे कम ले पाओगे। अच्छा, यहां पर ये कंडीशन क्या थी कि बाकी सभी चीजें कांस्टेंट है, यानी कि ना आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया है ना कुछ और चीजें हैं, ठीक है, बाकी सभी चीजें नॉर्मल है। तो अब क्या करोगे, जो क्वांटिटी है वो आपकी डिमांडेड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि अब आप कम चीजें मांग रहे होगे मार्केट में जाने के बाद। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई आपके जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो गए। तो यही लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि एज सून एज द प्राइसेस राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी रिड्यूस्ड इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ऑल अदर फैक्टर्स में रट रहा हूं कि व्हाट ऑल अदर फैक्टर्स आर, ये ऑल अदर फैक्टर्स हैं कौन से, तो एक बार इनके बारे में देख लेते हैं भाई ऑल अदर फैक्टर्स कौन से हैं। तो यहां पर आपको हेडिंग डाल देते हैं द फैक्टर्स, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, देखते हैं कौन कौन से फैक्टर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि अगर मैं चाहूं तो इसको पीपीटी पे बना सकता हूं, बट टू बी ऑनेस्ट पीपीटी पे बने हुए में पढ़ाने में मजा नहीं आता और चीजों को समझाने में मजा नहीं आता भाई, उसमें पहले से बना हुआ है, उसमें कोई एफर्ट नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत प्लेन ले रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं पीपीटी पे पढ़ाना चाहिए तो आप पीपीटी पे भी बोल सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पीपीटी पे भी पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके लिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल की बात करें, यानी कि कारक कौन से इसके यहाँ पर जो होते हैं वो इफेक्ट डालते हैं डिमांड पर, उसके बारे में।
तो सबसे पहला तो प्राइस होता है, तो प्राइस के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है, तो प्राइस को एज इट इज नोट कर लेते हैं। दूसरा देखते हैं, देखिए सबसे पहली चीज तो प्राइस ही थी भाई, प्राइस बढ़ रहे होंगे तो आपका डिमांड जो है वहां पर। दूसरा जो यहाँ पर फैक्टर होता है वो होता है इनकम। इनकम इनकम जो है यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर इम्पैक्ट डालती है। कैसे डालती है, चलो वही वाला एग्जांपल लेते हैं, लौकी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं वापस, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि भाई 100 रुपए की अर्निंग है और 20 रुपए किलो के हिसाब से हम 5 लौकी लेने का सोच रहे थे। अब लौकी हो गई 25 रुपए की, तो हमने क्या किया, हमने 4 लौकियां ले ली, है ना। लेकिन जस्ट इमेजिन अ कंडीशन कि आपको ये पता चला कि 25 रुपए में लौकी, और आप दिमाग में रख रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे भाई अब 4 लौकियां ही लेंगे। उसी वक्त क्या होता है, आपके फोन में मैसेज आता है कि योर सैलरी हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 30%, यानी कि अब आपको 130 रुपए की सैलरी मिलेगी। जहां पहले 100 रुपए आपके अकाउंट में थे, अब आपके पास 130 रुपए हैं। तो क्या तब भी आप डिमांड को रिड्यूस कर रहे होगे? क्या तब भी आप अपनी डिमांड को 5 से 4 लेके आ रहे होगे? ये यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नहीं लाओगे, क्योंकि नाउ यू हैव द इंक्रीज्ड कैपेबिलिटी। अब आपके पास क्या है, आपके पास कैपेबिलिटी अच्छी हो गई है। नाउ यू कैन परचेज दैट पर्टिकुलर बॉटल गार्ड एट ₹25 ऑल्सो। ठीक है, 25 रुपए पर भी आप खरीद सकते हो। इसलिए हो जाएगा, आप क्या करोगे, आप यहाँ पर जाके 4 लौकी की बजाय फिर से 5 लौकी ले लोगे, बिकॉज योर कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज। ठीक है, वही एग्जांपल के लिए दूसरा चलते हैं कि आप जाते हो बाजार में, भाई आप 100 रुपए लेके गए, आपने सोचा था कि 20 रुपए की अब लौकी लेके जाएंगे, 5 लौकियां लेके जाएंगे। आप बाजार में पहुंचे तो आपने सोचा कि 5 लौकियां ले लेते हैं, लेकिन जब आपने अकाउंट चेक किया तो आपको पता चला कि आपकी बैंक ने 20 रुपए माइनस कर लिए, यानी कि 20 रुपए काट लिए, अब आपके पास 80 रुपए बचे हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस योर इनकम हैज बीन डिक्रीज। अब अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो गई है, अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये साफ साफ हो गया कि अब आपकी कैपेबिलिटी कम हो गई है। यानी कि अब यहां पर लौकी के प्राइस नहीं बढ़े, लौकी अभी भी 20 रुपए की मिल रही है, जो बॉटल गार्ड है वो अभी भी 20 रुपए का मिल रहा है, बट स्टिल यू कैन नॉट परचेज इट इन द नंबर ऑफ 5। क्यों? नाउ यू हैव ओनली 80 रुपीज लेफ्ट। सो आप यहाँ पर अगेन 4 बॉटल गार्ड ही खरीद रहे होगे, 4 लौकियां ही खरीद रहे हो। तो ये यहाँ पर समझ में आना चाहिए आपको कि भाई 80 रुपए में आप 4 खरीद पा रहे थे, क्योंकि आपकी यहाँ पर कैपेसिटी डिक्रीज हो गई थी, ना कि प्राइसेस इंक्रीज हुए। दोनों में फर्क आ गया। ठीक है, मतलब अगर इनकम आपकी डिफर कर रही है, तो इनकम के हिसाब से आपकी जो भी डिमांड है वो डिफर कर जाएगी, वो चेंज हो जाती है। ये तो हो गया इनकम का इफेक्ट। तीसरा देखते हैं। तीसरा आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारा कैसा है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि भाई स्वाद और प्राथमिकताएं कैसी। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कि आप कोई ऑब्जेक्ट लेने गए, अब चाय की एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपको चाय बहुत पसंद है, एकदम तलब टाइप होती है आपको। अब चाय की आपको तलब टाइप होती है ना। अब अगर आपको तलब टाइप हो रही है तो फिर आपको कितनी महंगी हो जाए, 10 रुपए की हो जाए, 12 रुपए की हो जाए, 13 रुपए की हो जाए, आप कंजम्पशन चेंज नहीं करोगे, आप उतना ही कंज्यूम करोगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि भाई आपके अगर कोई चीज टेस्ट की है, जैसे आप सब लोग जानते हो, जो आप लोग हम लोग प्रिपरेशन फेज में थे, आप लोग भी अभी प्रिपरेशन फेज में हो, तो आप लोगों के अंदर भी एक वो रहता है कि अगर हमको कहीं की चीज पसंद है, कोई चीज, तो हम वहीं पर जाके पियेंगे। जैसे मैं आपने बताऊं तो हम लोग जो थे, जब हम लोग तैयारी के फेज में थे, तो हमारे घर से करीब 15 किलोमीटर एक जगह चाय बहुत बढ़िया मिलती, तो हम लोग वहां चले जाते थे चाय पीने। सिर्फ चाय पीने उतनी दूर चले जाते थे, क्यों? क्योंकि द टेस्ट हैज इट्स ओन प्रेफरेंस। अब क्योंकि टेस्ट का अपना प्रेफरेंस था, तो हम वहां पर बाकी सभी फैक्टर्स को कंसीडर नहीं कर रहे, व्हाट इज आवर इनकम, व्हाट इज द प्राइसेस, ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट इंक्लूडेड, हम इस पे किसी पे कंसीडर नहीं कर रहे थे, हमको वो टेस्ट चाहिए था, इसलिए हम 15 किलोमीटर दूर जाके वो चाय पी, है ना। उसके अलावा प्रेफरेंस की बात करें, अगर कोई नेसेसरी गुड है, अब जैसे मान लीजिए वीट है, अब आटा है, अब आटा की बात करें तो आटा मार्केट में बिक रहा है, ठीक है, लेकिन अभी आटा मान लेते हैं 40 रुपए केजी में है, तो आप 1 किलो ले रहे हो, अभी 50 रुपए केजी हो जाएगा, तो क्या आप आटे का कंजम्पशन कम कर दोगे? नहीं कम कर पाओगे, क्योंकि आटा एक नेसेसरी गुड है, इसका ऑल्टरनेटिव भी तो नहीं है। आप यहाँ पर ये नेसेसरी गुड है, तो आप क्या करोगे, आप मजबूरी में जो है 40 की बजाय 50 रुपए पर केजी पे ले रहे हो, 50 की जगह 60 हो जाएगा तो भी ले रहे होगे, आप इसकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं डालोगे। नमक है, नमक अगर आपका कंजम्पशन महीने में 1 किलो का होता है, तो आप महीने में 1 केजी का ही कंजम्पशन करोगे, सस्ता होने पे बढ़ा नहीं दोगे, महंगा होने पे कम नहीं करोगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी यहाँ पर डिमांड पे बहुत लार्ज स्केल पे इंपैक्ट डाल रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि संबंधित वस्तुओं के मूल्य। असंबंधित वस्तुओं के मूल्यों की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या कहा
जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए चाय पीने जाते हैं हम 10 रुपए, अब 10 रुपए की चाय पीने जाते हैं और हम सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं कि वो तलब वाला सीन नहीं है, ठीक है, 10 रुपए की हम चाय पीते हैं। मान लेते हैं हमारा दिन में बजट है 40 रुपए, 40 रुपए की चाय हम हर रोज पी सकते हैं, हमारा दिन का बजट हमने तय कर रखा है। एक चाय मिलती है 10 रुपए की, और इस 10 रुपए की चाय में 2.5 रुपए की, 2 रुपए की चीनी, 2 रुपए की शक्कर, आपकी चाय पत्ती, 2 रुपए का दूध, 2 रुपए का पानी और 2 रुपए की मेहनत लग रही है, ठीक है, यानी 10 रुपए की चाय बच जा रही है। कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर आपकी जो चीनी है वो महंगी हो जाए, यानी कि अब 4 रुपए की चीनी, 2 रुपए की चाय पत्ती, 2 रुपए का दूध, 2 रुपए की पानी और 2 रुपए की मेहनत लग रही है। अब यहाँ पर प्राइसेस जो थे वो चाय के महंगे हो गए 12 रुपए, लेकिन यहाँ पर चाय के प्राइसेस महंगे क्यों हुए? क्योंकि उससे रिलेटेड गुड जो था, जो शुगर थी, शुगर के प्राइसेस बढ़ गए थे, क्योंकि चीनी के दाम बढ़ गए थे, इसलिए क्या हुआ, इसके प्राइसेस बढ़ गए। अब चीनी के दाम बढ़ने की वजह से इसके प्राइसेस बढ़े, तो अब क्या हम 40 रुपए के बजट में 4 चाय पी पाएंगे? जैसे यहाँ पहले क्या था, 40 रुपए के बजट में 10 रुपए के हिसाब से 4 चाय पी ले रहे थे हम, लेकिन क्या अब हम 12 रुपए के हिसाब से 40 रुपए के बजट में 4 चाय पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या होगा, 3 ही चाय पी पाएंगे, यानी कि जो हमारा कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो गया। अभी हमारा जो कंजम्पशन है ये क्यों रिड्यूस हुआ? क्योंकि इससे रिलेटेड गुड जो था, वो रिलेटेड गुड कौन सा था? वो रिलेटेड गुड था शक्कर। अब क्योंकि शक्कर महंगी हो गई, इस वजह से क्या हुआ, हमको चाय के कंजम्पशन को भी कम करना पड़ा, और यही हमारा क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब जो उससे संबंधित वस्तुएं हैं उसकी कीमतों में गिरावट आ गई, इस वजह से हमने क्या किया, हमने वहां पर जो है जो हमारा कंजम्पशन था, कंजम्पशन को रिड्यूस कर दिया। तो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे भी हमारी डिमांड डिपेंड कर रही है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर फिफ्थ आपका लास्ट आ जाता है स्पेकुलेशंस। भाई स्पेकुलेशंस का मतलब ये है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे, इसकी उम्मीद पर भी कभी कभी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हम एक XYZ जगह पे रहते हैं, और एक न्यूज आती है कि XYZ जगह से एक हाईवे निकलने वाला है, नेशनल हाईवे निकलने वाला है। अब जब तक ये न्यूज नहीं आई थी तब तक मैं उस पूरे मोहल्ले में अकेला, मेरा मकान था, चारों तरफ जो है खेत खलियान पड़े थे, मुझे डर लगता था। लेकिन जैसे ही ये स्पेकुलेशन शुरू हुए, लोगों ने क्या किया, वहां पर खूब कमर्शियल बिल्डिंग्स बनवा दी, जमीन पे जमीन खरीदे जा रहे हैं, डिमांड पे डिमांड क्रिएट किए जा रहे हैं। क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि ये उम्मीद है कि कल को जब यहाँ से हाईवे निकलेगा, तो हाईवे निकलने के बाद यहाँ पर प्राइसेस बढ़ेंगे, यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, इस वजह से स्पेकुलेशंस में वो चीजें बढ़ना शुरू हो। तो स्पेकुलेशंस भी डिमांड पर इफेक्ट डाल रहे होते हैं, तो ये भी डिमांड को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो स्पेकुलेशन जनरली रियल एस्टेट, है ना, और स्टॉक मार्केट पर ज्यादा काम करता है। ऐसा नहीं सिर्फ इस पे ही काम करता है, बट रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट पर ज्यादा काम करता है, कमोडिटी मार्केट पर ज्यादा काम करता है जनरली, सामान्य तौर पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई डिमांड की, जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको मैनेज करने, उसको संभालने। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो दोस्तों आज वाला क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो फिर से बात करेंगे सप्लाई के बारे में, और सप्लाई के बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट गुड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बने रहिएगा हमारे साथ। रेगुलर छोटी छोटी क्लासेस को अभी हम लाएंगे, बाद में फुल लेंथ की क्लासेस भी आएंगी धीरे धीरे करके। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाओगे, लाइव जुड़ते जाओगे, धीरे धीरे हमारी क्लासेस की लेंथ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, बाय बाय। और प्लीज वंस अगेन भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जुड़े रहिए द मेंटर फैक्ट्री के साथ। धन्यवाद।